बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था किरण प्रकाश की, चैप्टर नंबर 9 है ये, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से भी जानते हैं। पतले लेंस ये हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारे सिलेबस में जितने भी लेंस हैं वो सब पतले लेंसों के लिए आपको सारे डेरिवेशन करने हैं। किरण आरेख भी पतले लेंसों के लिए खींचा गया था। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का क्या सूत्र है, उस सूत्र को हम लोग लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र से ही हम एक निश्चित फोकस दूरी का या जितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए उतनी फोकस दूरी का लेंस हम बना सकते हैं। इसलिए हम इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो स्थितियां हैं। इसकी पहली स्थिति है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है, और दूसरा स्थिति यह है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। तो आज हम लोग क्यों चर्चा करेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है तो लेंस मेकर फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाएगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हम इसकी भाषा हमने लिख रखी है पहले से, ताकि भाषा लिखने में वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लेकिन इसको समझना है इसको कैसे डेरिवेशन किया जाएगा। तो इसके लिए हम मानते हैं, पहले चित्र आप समझ लीजिए। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस कोई भी हो सकता है, लेंस में दोनों लेंसों पे लागू होता है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो हम मान लेते हैं एक पतला उत्तल लेंस है, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये L इसका नाम दे देते हैं, एक लेंस हो गया। इसमें दो पृष्ठ हो गए, इस तरफ बाएं तरफ वाले को प्रथम पृष्ठ कहेंगे और दाएं तरफ वाले को द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। तो दो गोली पृष्ठ हो गए इसमें। प्रथम पृष्ठ का जो ध्रुव हो गया वो मान लेते हैं P1 है, और इसका जो ध्रुव हो गया उसको मान लेते हैं P2। दो ध्रुव हो गए। इसके सामने एक हम वस्तु रखेंगे, एक वस्तु रखते हैं, बिंदु वस्तु। अब देखिए यहाँ पर किरण आरेख खींचना है कि इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो पहले तो हम इस पृष्ठ के सामने रखा हमने प्रथम पृष्ठ के कारण। तो एक प्रकाश किरण को तो आप बिल्कुल एकदम इस मुख्य अक्ष के ऊपर से होकर के पास कराइए, और ये इसके मिडिल पॉइंट पर हमने क्या मान लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से प्रकाश किरण एक चली जाएगी। किनारे अगर खींचना है तो हमको वहां उस वस्तु से दो किरणें आपतित करनी होती हैं। एक प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र से होकर के डाल दिया, दूसरी प्रकाश किरण को हम डालते हैं तिरछा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन पहले से हम लेकर चल रहे हैं कि दोनों ओर के माध्यम समान है। तो ये जो कांच है इसका जो अपवर्तनांक हमने मान लिया है ये सब वायु में रखा है। तो वायु में इसका मतलब इधर क्या है, वायु के अलावा भी कोई माध्यम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वायु हो। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि वायु लेंगे, जल भी ले सकते हैं। तो बस ये शर्त है कि दोनों ओर के माध्यम समान, इधर अगर जल इधर भी जल। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लोग लेंगे, अगर वायु है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। बस ये अंतर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमने मान लिया है कि वायु है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n है। ये भाषा लिख रखी है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले चित्र में आप देख लीजिए, एक प्रकाश कण को प्रकाशिक केंद्र से डाला, सीधे निकल गई। एक प्रकाश कण को तिरछा आपतित करते हैं। अब यहाँ से वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो पहले इस बिंदु पर अभिलंब, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इस वाले पृष्ठ का। इसका अगर गोला बनाए तो ऐसे बनेगा। इसका मतलब इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ पर हम मान लेते हैं C1, और इस पृष्ठ पर पहले एक अभिलंब ड्रा करें, और अभिलंब हमेशा उसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। तो क्या होगा, प्रकाश किरण जाने का रास्ता तो सीधा ये था, ये थोड़ा सा प्रकाश किरण ये अभिलंब तरफ मुड़ जाएगी ऐसे।
प्रकाश किरण थोड़ा सा अभिलंब तरफ इसको मोड़ दीजिए, हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, ऐसे प्रकाश किरण इधर तक चली। अगर ये पृष्ठ ना होता तो प्रकाश किरण चल करके सीधे यहां पर पहुंचती, तो और एक प्रकाश इधर से आ रही थी, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता इसको, ठीक है ना। तो इस वाले जो पृष्ठ के लिए जो वस्तु हमने रखी यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ ना होता तो। ये बात समझ में आ रही। अपवर्तन दो जगह होगा, एक वायु से कांच में जाएगी प्रकाश का तब अपवर्तन होगा, एक जब कांच से वायु जाएगी तो फिर अपवर्तन होगा। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि अपवर्तन जो हो रहा है वो इस वाले पृष्ठ से हुआ, तो इस वाले पृष्ठ से होगा तो अपवर्तन होगा। तो क्या प्रकाश में जाने का रास्ता ये था, थोड़ा विलंब की तरफ मुड़ जाएगी और मुड़ करके ये सीधे चलती, अगर ये वाला पृष्ठ ना होता तो यहाँ पर पहुंच जाती, उसका प्रतिबिंब हमको इस वस्तु पर यहाँ पर दिखाई देने लगता है इस वाले पहले वाले पृष्ठ से। तो इसके लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो वस्तु रखी है इसकी इस ध्रुव P1 से दूरी है u, और इस वाले जो इसी वाले ध्रुव से, जो कि इसी वाले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बना हुआ है, इसके पृष्ठ से, इसके पृष्ठ के ध्रुव से जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसकी दूरी हम मान लेते हैं v'। ये पहले वाले पृष्ठ की बात हो रही है, इधर वाले जिसका ध्रुव है P1। क्लियर हो गया। तो अब इसके लिए देखो हमने भाषा क्या लिख रखी है कि माना एक पतला उत्तल लेंस L वायु में रखा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तथा लेंस के पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, और लेंस की मोटाई T, यानी जो इसकी मोटाई है वो हमने मान रखा है। अब हमने रखते हैं माना एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पृष्ठ के ध्रुव P1, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखी है, u दूरी पर रख दी हमने, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P1 से v' दूरी पर I' बनता है। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने डेरिवेशन कर चुके हैं पहले सॉरी तो ये जो सूत्र हम लोग जानते हैं n/v - 1/u = n - 1/r, जहां पर n होता है उस माध्यम का के सापेक्ष अपवर्तनांक जहां पर ये लेंस रखा गया है, तो लेंस का अपवर्तनांक है लेकिन उस माध्यम के सापेक्ष है जहां पर लेंस रखा गया, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होती है वस्तु की दूरी, r है उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये वाले पृष्ठ की बात हो रही है, पहले वाले पृष्ठ की इसकी वक्रता त्रिज्या हम मान लेंगे R1, ये हमने लिख रखा है पहले से, पहले पृष्ठ की वक्रता R1 है, दूसरे पृष्ठ की R2। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, जिसका केंद्र यहाँ पर हमने C1 दिखाया है। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओ, इस वाले सूत्र की मदद से पहले वाले पृष्ठ के लिए सूत्र लगाना है। तो क्या लिखा जाएगा, वायु की चूंकि प्रकाश वायु से कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हमने मान रखा है, तो n की जगह n ही रहेगा। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब पहले पृष्ठ की प्रतिबिंब दूरी कौन सी है, ये प्रतिबिंब बनता है I', जिसकी दूरी है v', तो इसको हम लोग लिख देंगे v' माइनस वस्तु की दूरी u, ये हमने पहले से मान रखी है, n - 1 अपान वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ कितनी है R1, इसको क्वेश्चन में डाल लेंगे फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई। अभी हम केवल पहले वाले पृष्ठ की बात हो रही, पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब जो I' बना हुआ है उसकी दूरी है v', उसके आधार पर हमने अपवर्तन का सूत्र लिख रखा है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। नोट कर लिया। तो बिल्कुल तैयार करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और स्वयं में डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी लिख रखा है हमने। उसके आगे आप जरा देखो, क्योंकि प्रकाश किरण वास्तव में इधर नहीं जाएगी, क्योंकि फिर अपवर्तन होगा,
तो दूसरे वाले पृष्ठ की बात करेंगे। तो दूसरे वाले पृष्ठ पर जब यहाँ प्रकाश किरण पहुंचेगी तो फिर पुनः अपवर्तन होगा, क्योंकि आप प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो कांच से वायु में जाएगा तो फिर अपवर्तन होगा। तो इसका भी हम एक वक्रता केंद्र बना लेते हैं। इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र अगर इसका गोला बनाएंगे तो इसका कहीं इधर वक्रता केंद्र होगा, ये मान लेते हैं C2। दूसरे पृष्ठ वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले एक पहले अभिलंब को खींचो, जो अभिलंब खींचना उस बिंदु पर जहां पर प्रकाश किरण ये आप ऐसे, ये अभिलंब ने खींच लिया। प्रकाश किरण इधर तरफ जाती, लेकिन अपवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। जो प्रकाश में कहां से वायु में जाती, कहां से वायु में जा रही है, इसका मतलब सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती। जाने का रास्ता ये था, इससे और दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण चल करके वो सीधे यहाँ पर पहुंचती है, जो प्रतिबिंब बनता है I, जिसकी इस वाले जो ध्रुव P2 है, दूसरे वाला जो पृष्ठ है उसके ध्रुव से इसकी दूरी हो जाती है, प्रतिबिंब कौन सा बना, I। अब इस वाले पृष्ठ की हम लोग बात करेंगे, दूसरे वाले पृष्ठ की, ठीक है ना। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जो वस्तु का जो काम कर रहा है वो प्रतिबिंब करेगा I', और जिसका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर I। ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। तो जब इस वस्तु को रखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा I, लेकिन इस प्रतिबिंब बनने से पहले प्रतिबिंब और बनता है, जो पहले वाले पृष्ठ के कारण बनता है I', जो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है ना। जिसका प्रतिबिंब लास्ट में बन जाता है I, जिसको हम अंतिम प्रतिबिंब कहते हैं। उसकी दूरी को हमने मान रखा है इस दूसरे वाले ध्रुव के ध्रुव P2 से V दूरी पर। तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लगाओ। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे, तो भाषा लिख लीजिए कि प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब अब वस्तु का काम तो कर रहा है I', क्योंकि वस्तु नहीं है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। वस्तु हमारे इधर रखी हुई है को, इसलिए हमने आभासी वस्तु लिखा है। आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P2 से V दूरी पर I बनता है। ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो प्रतिबिंब बन रहा था I', उसके लिए प्रतिबिंब प्रकाश किरण जो है वो वायु से कांच में जा रही थी, लेकिन जब प्रतिबिंब I बना हुआ है, इसके लिए कांच से वायु में जा रही है। भाई पहली स्थिति में क्या था, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, तो हमने वायु सापेक्ष कांच का अपना यूज किया था। अब प्रकाश किरण जा रही कांच से वायु में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होना चाहिए। तो हम लोग जब माध्यम चेंज करते हैं सापेक्ष वाला, तो उसको 1/, करके लिखते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में प्रकाश किरण कांच मतलब लेंस, कांच से वायु में जाती है। इसलिए अपवर्तन दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन सूत्र तो वही पुराना वाला n/v - 1/u = n - 1/r में
जो अपवर्तन सूत्र ये वाला होता है, में n के स्थान पर, n के स्थान पर 1/n रखते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों रखते हैं उसका कारण ये, प्रकाश किरण दूसरी वाले पृष्ठ के लिए कांच से वायु में जाती है, तो कांच के सापेक्ष वायु का प्रतनांक हम लोग लिखेंगे। तो जब हम वायु सापेक्ष कांच का प्रतनांक n है, तो कांच के सापेक्ष वायु का प्रतनांक क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो इसलिए हम रखते हैं 1/n। तो फार्मूले में लगाओ जरा इसके लिए, दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र में n की जगह 1/n रखते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, फार्मूला होता है n/v। तो n/v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1/n/v। v होते प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए ये है i, और i डैश है उसका वस्तु, तो ये हो जाएगा v माइनस 1/u। u की दूरी कितनी हो जाएगी दूसरे वाले पृष्ठ से, दूसरे वाले पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी। ये तो दिया नहीं गया डायरेक्ट, हमको P1 से दूरी मान रहा हमने v डैश, इसकी मोटाई मान रखी है t। तो इस पूरी डिस्टेंस में अगर हम ये दूरी अगर माइनस कर देते हैं तो ये दूरी निकल आएगी P2i डैश। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, v डैश माइनस t। ये ध्रुव P2 से वस्तु की दूरी आ जाए कितनी है, ये बात क्लियर हो गई। इक्वल टू 1/n, यानी n की जगह 1/n रखेंगे, अपन -1 दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता की जगह क्या मान लेते हैं हम लोग, r2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको सॉल्व करो तो उसको लिखा जा सकता है 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1 -n/n r2, ये लिख सकते हैं। अब n का जरा पूरे मल्टीप्लाई करा दो, n का जब मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे में, ये हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग माइनस को कॉमन बाहर निकाल लें तो इसको ले सकते हैं n-1, और नीचे से n से n कैंसिल हो जाएगा। जब n का पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बच जाएगा r2। ये बात समझ आ गई। अब क्योंकि पतले लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, पतले लेंस के लिए, तो पतले लेंस की हम लोग बात करेंगे तो t का मान कितना होगा, 0। बहुत अगर पतला लेंस ले लेते हैं तो उसकी मोटाई को हम लगभग 0 के बराबर, अगर एग्जैक्ट अगर 0 है तो उसको हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं। तो t की जगह हम लोग 0 लगाते हैं पतले लेंस के लिए, t इक्वल टू 0। बहुत पतला लेंस है तो ये मान लेते हैं कि P1 P2 समेट कर कहाँ गए हैं, C पर, तो ये दूरी सब जो है C से पढ़ी जाएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/n/v डैश इज इक्वल टू माइनस n-1/r2। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन पहले से लिखी हुई है, अब ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जरा कि हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो हम लोग कौन सी भाषा लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेंगे। ये सब पूरी भाषा को एग्जाम में लिखनी है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप एग्जाम में करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। भाषा लिखनी जरूरी है, केवल फार्मूला हम लेकर के प्रूव करके दिखा दिया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे, चलिए हम बीच से इसको समीकरण को हटा देते हैं, पहले आप नोट कर चुके हैं। तो अब जरा ध्यान दो, एक बार इसको देख लेते हैं, पहले जोड़ दो फिर हटा देते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखिए n/v डैश समीकरण नंबर 2 माइनस का है और इसमें n/v डैश ये प्लस का ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1/v बचेगा माइनस 1/u बचेगा। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में इतना बचेगा, राइट साइड वाले में n-1 कॉमन हो जाएगा। तो जोड़ने से क्या बचेगा, तो इसको हटा दें। चलो इसको लिख देते हैं, पहले यहाँ पर आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। कैंसिल होने के बाद बचेगा 1/v माइनस 1/u।
एन अपान वी डैश और एन अपान वी डैश से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बचा इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पर एन माइनस 1 अपान R1 माइनस एन माइनस 1 अपान R2, ये बच जाएगा। इसमें हम लोग ये कॉमन लेकर के लिख सकते हैं 1 अपान यू वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा इसके 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। ये समीकरण नंबर जो फर्स्ट थी उसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इस क्रम में आप इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया? वीडियो को रोक करके इसको नोट कर ले। उसके बाद इसमें कंडीशन हम लोग जानते हैं कि चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, अगर प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब है, अगर वस्तु अगर अनंत पर रखी है, अगर चाहे उत्तल लेंस के सामने हो चाहे अवतल लेंस के सामने हो, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। ये बात हम लोग जानते हैं, किरण आरेख में पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये कंडीशन अगर लगा देते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो यदि वह अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। ये हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। ये दोनों लेंसों हम लोग के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब अगर अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस अनंत पर रखी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर u का मान, अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो u का मान अगर अनंत हो जाए, यानी अनंत पर कोई वस्तु रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनेगा। तो उसके लेंस से दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी के बराबर। तो v का मान किस बराबर हो जाएगा? f के बराबर। तो ये कंडीशन जरा समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। तो समीकरण 3 में लगाते हैं। समीकरण नंबर 3 से ये कंडीशन अगर लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 अपान वी की जगह f लिख सकते हैं, माइनस 1 अपान यू की जगह अनंत लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R। ये आ जाएगा। और 1 अपान जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये जो समीकरण निकल करके आया है इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसको क्वेश्चन में डाल लीजिए 4th नंबर। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं, इस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र कहते। अब जरा तुलना कराते हैं। ये तो मेन फार्मूला आ गया, लेंस मेकर फार्मूला अगर कहता है तो हम यहां तक निकाल करके अपना काम खत्म कर देंगे। उसके बाद एक लेंस का सूत्र भी आता है, उसको कैसे निकालते हैं? तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, अगर तुलना करें तो समीकरण नंबर 3 और 4 को देखो, दोनों समीकरणों को राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है? 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये फार्मूला जो आ जाता है इसको हम लोग कहते हैं, इस सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र कहते हैं।
दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अगर लेंस मेकर फार्मूला आता है तो ये निकालेंगे, लेंस का सूत्र आता है तो ये निकालते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। ये लेंस का सूत्र है, पतले लेंस के लगाया जाता है, और दर्पण का सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है बीच में, ध्यान रखना। दर्पण का सूत्र हम लोग निकाल चुके 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। लेंस वाले में माइनस बीच में लगा होता है, और समीकरण होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। इन दोनों फार्मूलों में जब भी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तो चिन्ह परिपाटी का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट कर लें। और इस सूत्र से देखिए, जो लेंस मेकर फार्मूला है, जो समीकरण नंबर 4 है, उस सूत्र से हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है, और उसके जो वक्रता त्रिज्या उस पर भी निर्भर करती है। तो किस फोकस दूरी का लेंस बनाना है, उसके आधार पर उसकी वक्रता त्रिज्याओं को रखा जाता है। भाई कांच तो हमारे पास जो हो गया उसका अपवर्तनांक तो फिक्स हो गया, चेंज कर सकते हैं फोकस दूरी के लिए केवल R1 और R2। तो R1 R2 इस प्रकार से आपको रखना है कि उसकी फोकस दूरी जितनी चाहिए उतनी फोकस दूरी का लेंस बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन हो जाता है, और साथ में लेंस के सूत्र का भी डेरिवेशन हो जाता है। तो इसको तैयार कर लेंगे और रे डायग्राम खींचने का अभ्यास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद इससे संबंधित कुछ आंतरिक प्रश्नों को कर लिया जाए, और अगले वाले वीडियो में हम लोग ऐसे लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे जिसमें लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। तो उसको नोट कर लें, उसके बाद आंतरिक प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन में आप ये मानना है, इसमें पहले चूंकि दे रखा है कि R1 और R2 ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो त्रिज्याएं समान हो गई। और जो फोकस दूरी है वो हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। चूंकि द्विउत्तल लेंस मतलब दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, और उभरे हुए दोनों पृष्ठ होते हैं उसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस मिली जाती है, और जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी उसको हम मान लेते हैं दोनों बराबर है, उसका मान किसके बराबर है, R के बराबर है। तो जब हम वैल्यू जब रखेंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब देखा जाए, वे तो हमने मान लिया कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार R1 का मान है। देखिए उत्तल लेंस की हम लोग बात करेंगे तो उत्तल लेंस प्रकार से बनाएंगे। तो इस पृष्ठ के यानी जो पहले पृष्ठ की बात हो रही है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर, जिसकी दूरी होगी यानी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी R1, और जो दूसरा जो होगा वो उसका ये इधर तरफ आ जाएगा जिसकी दूरी हो जाएगी ये R2। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार बात करेंगे तो R1 की वैल्यू रहेगी प्लस में, और R2 की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस की रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है केवल, ये नहीं दोनों इक्वल कर दो तो 1/R1 1/R2 दोनों कैंसिल हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो ये जो दूरी ली जाएगी पहले वाले पृष्ठ के लिए, इस तरफ लेंगे तो प्लस में आएगी, और इस तरफ लेंगे तो माइनस में आएगी। तो R2 का मान माइनस में, R1 का मान प्लस में रख करके F का मान 30 और N का मान भी दे रखा है 1.5। तो R का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू N माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर वैल्यू लगानी है, तो 1/30 N के मान, N की वैल्यू 1.5 माइनस 1, यहाँ पर 1/R, R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, पर लेकिन यहाँ पर माइनस R हम लोग रखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को कैंसिल हो जाएंगे ये, और कैंसिल हो जाएंगे तो फोकस दूरी तो बनाता आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखते हैं, चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना है। तो ये बचेगा यहाँ पर 0.5, और ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, तो क्या हो जाएगा 2/R, ये हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 1/30 इक्वल टू 5 दूनी 10 यानी 1.0/R। R इक्वल टू कितना हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो 30 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। ये R1 R2 दोनों बराबर हैं, आज वैल्यू निकाले तो R1 भी 30 और R2 भी 30। ये प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चिन्ह पर पार्टी का विशेष ध्यान रखेंगे, लगा दिया जाए। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की बात हो रही है। एक पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल है कि फोकस बिंदु दे रखी है 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसको देखिए, इसमें चित्र की सहायता से समतल उत्तल लेंस का मतलब पहला पृष्ठ इसका समतल और दूसरा पृष्ठ हमारा उत्तल है, ये समतल उत्तल कहलाएगा। तो इसका जो इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, भाई दोनों पृष्ठों में वक्रता त्रिज्या की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला पृष्ठ समतल है तो पहला पृष्ठ समतल, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अनंत। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो पृष्ठ हमारा है ये, इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा इस तरफ C2, और इसका कहीं जो C1 होगा वो कहाँ होगा? अनंत C1। ये C1 जो अनंत पर कहीं होगा, यहाँ पास में नहीं। तो R1 जो होगा वो अनंत पर होगा और C2, ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो इनफाइनाइट ली जाएगी समतल पृष्ठ के लिए। और ये जो दूरी लेंगे हम लोग वो हम ले लेते हैं R2। ये हमारा जो R1 होगा वो अनंत हो जाएगा और R2 का जो मान होगा वो हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें, ये इसका केंद्र ये, तो ये जो दूरी नापी जाएगी इसके ध्रुव से बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ दूरी नापी जाती है वो कैसे लेते हैं हम लोग? ऋणात्मक। तो इसका जो R2 का जो मान आएगा वो कैसे लेंगे हम लोग? माइनस का। हम ये दूरी को मान लेते हैं R। क्लियर हो गया? चाहे तो R2 रह रहे तो उसको दिक्कत नहीं है, पर हमने इसको मान लिया है, इसकी R2 ना लेकर के हमने R मान लिया, क्योंकि ये दूरी तो R1 का मान आना तो हो गया, R2 का मान हम मान लेते हैं R है। R की वैल्यू निकालना है, चिन्ह परिवर्तन का साइज को माइनस में रखा जाएगा। n की वैल्यू दे रखी है 1.5 और फोकस दूरी इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमारा उत्तल पृष्ठ और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है प्लस में रखेंगे, ये सिर्फ ध्यान रखना है। जो समतल उत्तल लेंस और उत्तल लेंस ही है, उत्तल लेंस फोकस दूरी प्लस में। अब फार्मूला इसमें लगाओ, लेंस ब्रैकेट फार्मूला 1/f = n-1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये वैल्यू याद रखो। 1/f की वैल्यू 20, n 1.5 - 1 1/r1 1/r1, r1 कितना है? इनफाइनाइट, माइनस 1/r2 को हमने -r रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा 1/20 = 0.5, 1/r तो 0 हो जाएगा और प्लस का 1/r बचेगा यहाँ। तो r = कितना हो जाएगा? r = फिर गुणा कराओ तो r = हो जाएगा 20 × 0.5। r = आ जाएगा कितना हो गया ये? 20 × 25 100 यानी 10.0 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या जो उत्तल पृष्ठ की होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। किसी में फोकस दूरी दी गई होगी तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा, किसी में वक्रता त्रिज्या दी होंगी तो फोकस दूरी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, बच्चे परिपाटी का ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस R1 R2 वैल्यू प्लस माइनस के हिसाब से रखा जाएगा और f का मान भी हम अगर रखना पड़ रहा है f की वैल्यू तो अभी हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे। उत्तल लेंस अगर है तो प्लस में और उत्तल लेंस है तो माइनस में। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें
और अगर चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।